नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो में। अब इसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है, अब हम ये समझते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि जितने भी एक ऑडिटर ने जितने भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, उसके बेसिस पे जितने भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं एंड उस एविडेंस के बेसिस पे जो भी कंक्लूजन उन्होंने रीच किए हैं, उस सभी का ये तीनों चीज़ों का कच्चा चिट्ठा इज कॉल्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्किंग पेपर। ओके, ये होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब। अब ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा अलग से स्पेसिफाई करता है। ये कहता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर और एंगेजमेंट पार्टनर। हालांकि ये स्टैंडर्ड ये नहीं बताता या फिर ये लिमिट नहीं करता कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ ऐसे ही होना चाहिए, या फिर अदर स्टैंडर्ड्स के जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या फिर डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करता। वो सिर्फ एक ऑडिट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट है उसमें जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जितने भी एविडेंस हैं, जितना भी कंक्लूजन उन्होंने रीच किया है, उसका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन वो है SA 230 से स्पेसिफाई करता है। अब इसके टॉपिक्स कुछ हैं जो हम अब आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक आता है नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका बेसिक नेचर ये है कि अगर तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो बेसिक नेचर है तो वो ये कहता है, वो दो पॉइंट्स की बात करता है। पहला ये कि जो भी ऑडिट एविडेंस मिला है वो क्या ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद कर रहा है, जो भी वो एविडेंस से कंक्लूजन निकला है ना। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या पूरा हो रहा है इससे, ये देखने में पहला उसका बेसिक नेचर स्पेसिफाई करता है। दूसरा पॉइंट ये कि जो भी हमने ऑडिट परफॉर्म एंड प्लान किया था, जो भी हमने ऑडिट प्लान या परफॉर्म किया था, वो अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और रिलेवेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या वो पूरा कर रहा है। वो ऑडिट एविडेंस उस पूरे ऑडिट को जो हमने एसएस के द्वारा जो स्पेसिफाई किया, वो प्लान किया, हमने परफॉर्म किया, क्या उसके हिसाब से वो ऑडिट एविडेंस आया है, ये उसका बेसिक नेचर है। ये डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई करता है ये दोनों चीज़ें, जो ये बेसिक नेचर है। अब एडिशनल पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस, अब पर्पस हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो इसका पर्पस है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला ऑडिट होने तक के जो उसका पर्पस है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, और ऑडिट होने के बाद के उसके पर्पस। एक तरीके से हम इसे एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, बट ICAI ऐसा नहीं बोलता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, राइट। सो पहला आता है प्लान एंड परफॉर्म। वो एक अगर जो हमारी टीम है, ऑडिट की जो एंगेजमेंट टीम होती है, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है उनकी, ताकि वो प्लान ऑन परफॉर्म कर सके जब भी वो क्लाइंट प्लेस में जाए, राइट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये उनको सुपरवाइज करने में ऑडिटर की हेल्प करता है। ऑडिटर इजीली मैनेज कर सकता है कि कौन से रिसोर्सेज कब चाहिए, कौन से नेचर के चाहिए, कौन से एक्सपर्ट कहाँ पे लगने हैं, ये प्लान कर सकता है इजीली। ये सुपरविजन का पॉइंट हुआ। ये हुआ ऑडिट करने तक के, मतलब ऑडिट परफॉर्म या प्लान करने तक के एडवांटेजेस या पर्पस सर्व करता है, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट है, राइट। अब जो एडिशनल पर्पस के अगले 4 पॉइंट हैं, जो ऑडिट कंप्लीट होने के बाद जो सर्व करता है ऑडिटर का या फिर एडवांटेज है उस चीज़ का, वो पहला कि जो भी काम अभी तक का हुआ है उसमें अकाउंटेबिलिटी यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो होती है ऑडिटर की या फिर एंगेजमेंट टीम की, वो शो होती है उसमें अकाउंटेबिलिटी। हम ठहरा सकते, किसी को भी जिम्मेदार ठहरा सकते कि भाई तुमने ये काम किया था, इसके तुम जिम्मेदार हो। वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक पर्पस सर्व करता है। दूसरा ये एक क्वालिटी कंट्रोल सेटअप होता है, राइट। एक क्वालिटी कंट्रोल हम रिव्यू कर सकते हैं कि हमने कितने क्वालिटी से ऑडिट किया था, कितना प्रोफेशनलिज्म हमारे ऑडिट में दिखा था। एंड हम अगर कोई भी फ्रॉड या फिर कोई एरर हो जाता है हमारे ऑडिट के ड्यूरेशन में, हम इजीली उसको रिव्यू कर सकते हैं, इजीली हम उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर फ्यूचर ऑडिट्स इट्स ऑल्सो हेल्पफुल। ये फ्यूचर ऑडिट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का अगर हम ये प्रॉपरली हम मैनेज करें, जो भी स्टैंडर्ड ने स्पेसिफाई किया है प्रॉपरली हम डॉक्यूमेंट करें, तो ये फ्यूचर ऑडिट्स में भी काम आता है। अब एक्सटर्नल इंस्पेक्शन।
अब अगर किसी को एक्सटर्नली हमारे फर्म के बाहर किसी को कोई और फर्म है या फिर कोई लॉ स्पेसिफाई करता है कि आपके ऑडिट जितना भी आपने परफॉर्म किया है उसका एक बार इंस्पेक्शन होना चाहिए, तो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो आपका एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, आपका एक जो फाइल बना हुआ है, वो उनको बहुत हेल्प करेगा ताकि वो इजीली रिव्यू कर सके कि हाँ आपने काम सही किया है या गलत किया है या आपको क्या सुधार आनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे एक अलग पॉइंट आ जाता है जो बात करता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर की, ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी या उसके जो भी ओनर्स हैं जो पूरा मैनेजमेंट मैनेज कर रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की कभी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती कि वो फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट कर सके, क्योंकि उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि वो एक रीजनेबल अश्योरेंस दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। उसका डिटेक्शन का कभी भी क्या कहते हैं, कभी भी उसका पर्पस नहीं है या उसका एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो प्रिवेंट कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या डिटेक्ट कर सके। ये कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ऑडिटर की। और इसका वन ऑफ द मेजर रीज़न है बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑल्सो, राइट। इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से ऐसा होता है कि कई सारे फ्रॉड्स और एरर्स, फ्रॉड्स बेसिकली जो बहुत ही जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होते हैं वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, इसका डिटेक्शन कभी भी ऑडिटर नहीं कर सकता, राइट। एंड फॉर दैट इट ऑल्सो इनहेरेंट लिमिटेशन भी एक आ जाती है ऑडिट के टाइम पे, जहाँ पे ऑडिटर ये डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही कैलकुलेटेड फ्रॉड्स होते हैं, बहुत ही सोचा समझा एक साजिश होती है अगर प्योर हिंदी में इसे बोला जाए, राइट। तो ये एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है कि वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर सके, बट वहाँ पे भी एब्सोल्युटली मैनेजमेंट भी नहीं कर सकती क्योंकि वो उनका भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। वहाँ पे भी वो मैनेजमेंट भी सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकती है। लेकिन अगर कहीं एक ऐसा डाउट आता है कि यहाँ पे ऑडिटर को अगर कहीं भी ऐसा डाउट आता है कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, अगर कहीं पे भी कोई भी फाइनेंशियल आइटम में अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है, देन द सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और एरर नॉट बाय इटसेल्फ इंडिकेट अ फेलियर टू कंडक्ट एन ऑडिट। अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई भी फ्रॉड या एरर, कोई भी मिसस्टेटमेंट लग रहा है, उसको डाउट है कि यहाँ पे हो सकता है, तो एक बार अपना कंफर्ट, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार उसे अगला स्टेप लेके चेक कर लेना चाहिए। और ऑडिटर यहाँ पे नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा अगर फ्रॉड नहीं मिलता है या एरर नहीं मिलता है, नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा अनलेस या फिर ये कंडीशन उसको अप्लाई करनी पड़ेगी कि जो भी ऑडिट हुआ था वो इन अकॉर्डेंस विद एसएस हुआ था और अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट्स हुआ था, तभी ऑडिटर को नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा। और बाहर वालों को पता कैसे चलेगा कि ऑडिटर ने परफॉर्म किया है या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, ये पता चलेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से, राइट। उसमें बताएंगे ऑडिटर प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन दो सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे फ्रॉड और एरर होने के डिटेक्शन के डाउट लग रहे थे, उस टाइम पे कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए थे और वहाँ से क्या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल पाए थे, और एंड द सूटेबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो ऑडिटर्स रिपोर्ट जो बनी है मतलब आखिरी में जो कंक्लूजन निकला है, क्या उसका बेसिस वही एविडेंस है और वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बेसिस पे ही क्या एविडेंस निकला है। हर जगह पे बेसिकली ये 3 पॉइंट हमेशा रिपीट होंगे, ये फिक्स है। हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ इनहेरेंट लिमिटेशन, जहाँ पे वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑडिटर नहीं दे सकता है कि हमेशा जो है क्या कहते हैं, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहाँ पे हमेशा एक हम स्टेटमेंट सुनेंगे, ऐसे 200 में भी हमने ये सुना था कि हाउएवर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट आर नॉट जस्ट अ जस्टिफिकेशन फॉर द ऑडिटर टू बी सेटिस्फाइड विथ लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इसका फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। लेट्स डिस्कस दैट। अब जो इसका फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, वो स्पेसिफाई करता है पहला पॉइंट
कि ऐसा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कीजिए कि कोई एक्सपीरियंस ऑडिटर को हेल्प हो 3 पॉइंट देखने में। क्या? नेचर, extent and timing of audit procedures performed, right? And the results of audit procedures performed and the audit evidence obtained। यानी अभी तक के हमने जो बार बार एक ये 3 पॉइंट हमेशा 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 रिपीट होते रहेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, वो ये है कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म किए हैं उसमें से क्या ऑडिट एविडेंस मिला है और उस पर हम कैसे कंक्लूजन पे आए हैं, ये हमेशा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, राइट? ये रिपीट होने वाला है, ये पूरे टॉपिक में रिपीट होने वाला है। तो बैक टू द टॉपिक। तो उसका फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऐसा होगा कि उस एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ आना चाहिए कि ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग कैसे थे जो परफॉर्म किए गए हैं, और उससे ऑडिट एविडेंस हमने क्या ऑब्टेन किया है, और सिग्निफिकेंट मैटर्स जिस पे हमने ऐसा कंक्लूजन दिया है और उस पर कौन सा प्रोफेशनल जजमेंट हमने यूज़ किया है वो कंक्लूजन को रीच करने के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा ये, जब हम नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स रिकॉर्ड करेंगे, जब डॉक्यूमेंट करेंगे उसको, तो उसमें असर्शंस कौन से परफॉर्म किए थे, उसके क्या नेचर थे, कौन से नेचर के थे, फाइनेंशियल आइटम के थे या अकाउंट बैलेंस के थे या ट्रांजैक्शन के थे, राइट? ये हम वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और वो ऑडिट वर्क को किसने परफॉर्म किया था, उसके क्या रिव्यू थे, और वो डेट कौन सा था जहाँ पे ऑडिट कंप्लीट हो गया था, और उसका रिव्यू किसने किया था, उस ऑडिट वर्क का पूरा रिव्यू किसने किया था, और वो रिव्यू कब कंप्लीट हुआ था, कौन से डेट पे कंप्लीट हुआ था, ये भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर है जो जिसमें ऑडिटर ने डिस्कशन किया मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट से, TCWJ से, या फिर कोई अदर एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एन एंटिटी, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर, ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए, ये भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, राइट? अब आगे, अगर कहीं पे भी ऑडिटर को कोई भी चीज़ इनकंसिस्टेंट लगती है, जब वो फाइनल कंक्लूजन पहुंच रहा होता है, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर ऐसा उसको मिलता है जहाँ पे उसे इनकंसिस्टेंट लग रहा है, ऑडिट एविडेंस मैच नहीं कर रहा है उससे, वो भी उसे डॉक्यूमेंट करेगा कि ये मुझे इनकंसिस्टेंट लगा, राइट? अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। ऑडिट प्रोग्राम या फिर कोई एनालिसिस की रिपोर्ट, वो भी ऑडिट डॉक्यूमेंट है। एंड ऑडिट इश्यूज मेमोरेंडा, ये मैंने एक जोक मारा था, ये एनाकोंडा का भाई है, राइट? एंड समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये ऐसे 580 बताता है, ये हम बाद के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। चेकलिस्ट्स और करस्पॉन्डेंस कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स, यानी मैनेजमेंट से कोई एक करस्पॉन्डेंस आया होगा या अदर पार्टी से हमें कुछ लेटर मिला होगा, उसका भी हमें ये डॉक्यूमेंटेशन का एग्जाम्पल में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमेशा एंटिटी के अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स हैं उसका सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, ये उसका नेचर बोल सकते हैं या एक्सटेंट बोल सकते हैं, राइट? एंड ऑडिटर में इंक्लूड कॉपीज ऑफ द एंटिटीज रिकॉर्ड्स। एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे कॉपीज ऑफ एंटिटी के ऐसे रिकॉर्ड्स की कॉपीज नहीं होंगे, जैसे कोई एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर कोई सिग्निफिकेंट मैटर है बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होना चाहिए, वो नहीं आएंगे। एंड कोई ऐसे एग्रीमेंट्स जो फ्यूचर में होने वाले, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनेगा। और क्या नहीं बन सकता ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट, वो होंगे सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर, जो भी आपका एक पर्सनल अलग से एक वर्किंग पेपर होगा, जो भी आपका एक पर्सनल नोट्स होंगे, वो इसमें नहीं आएगा। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कभी भी ड्राफ्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनेगा। नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रीलिमिनरी थिंकिंग, आपने बहुत पहले कुछ सोचा होगा, ऑडिट परफॉर्म करने के पहले कुछ सोचा होगा, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनेगा। सिर्फ ड्यूरिंग द ऑडिट जितने भी प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए होंगे वो सिर्फ बनेगा, बट ये नहीं बनेगा जो आपने पहले सोचा होगा। एंड प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड फॉर टिपोग्राफिकल और अदर एरर्स और डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो पहले कोई गलत हुआ होगा उसकी फोटोकॉपी, उसकी जेरोक्स कॉपी आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट? अब ओनरशिप की बात आती है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ओनरशिप किसके पास होगा। SQC 1 यानी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 ये बोलता है कि
जब तक कोई और लॉ और रेगुलेशन ये नहीं बोल देता कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की किसकी प्रॉपर्टी है, तब तक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, राइट। ये है। एंड इसका एक हम ये भी बोल सकते हैं कि इसको रिटेंशन पीरियड तक का, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या वो डॉक्यूमेंट रिटेन करने के लिए या फिर उसकी कस्टडी संभालने के लिए सारी वो रीजनेबल प्रोसीजर्स ऑडिटर को लगाने पड़ेंगे। उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी ऑडिटर की है। अब इसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ही एक ऑडिट फाइल नाम का भी टॉपिक है, राइट। ऑडिट फाइल का अलग एक डेफिनेशन है, वो है वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म containing the records that comprise the audit documentation for a specific engagement, right। अब प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होती कैसे, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन में हेल्प करता है ताकि जो क्वालिटी ऑफ द ऑडिट है वो एनहेंस हो सके, वो बढ़ सके, राइट। एंड इसमें ये बताता है कि इससे इफेक्टिव रिव्यू हो सकता है एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड, ये पूरी चीज़ों का रिव्यू हो सके। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, कोई भी ऑडिट करे, राइट। एंड नेक्स्ट होता है टॉपिक असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उस फाइनल ऑडिट फाइल का एक पार्ट बन जाएगा ऑन अ टाइमली बेसिस। अब वो टाइमली बेसिस कौन डिस्क्राइब करता है, SQC 1 ये बोलता है कि आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट, जब अपनी रिपोर्ट ऑडिटर ने पब्लिश कर दी है उसके 60 दिन के अंदर अंदर ये फाइनल ऑडिट फाइल कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये आपका असेंबल हो जाना चाहिए एक जगह पे। और इसमें कहीं पे भी न्यू जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं या फिर नए कंक्लूजन्स ड्रॉ हुए हैं वो कहीं पे भी कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स जो बच जाएंगे वो क्या कहते हैं असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल के टाइम पे वो बस आएंगे, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स रहेंगे। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स के अलावा हम ये भी बोल सकते हैं इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कोई नेचर के हैं, कुछ चेंजेस हैं, वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है कि वो इंक्लूड किए जा सकते हैं जो सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट है। सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट मतलब जो बार बार रिपीट हुए हैं, बहुत सारे उसी के जेरोक्स पड़े हुए हैं, एक ही डॉक्यूमेंट के बहुत सारे जेरोक्स पड़े हैं, तो वो अगर बार बार हो रहे हैं तो हम उसको डिलीट या डिस्कार्ड कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को, राइट। एंड सॉर्टिंग, कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंस वर्किंग पेपर्स, अगर किसी चीज़ को मतलब अरेंज करना है, एक तरीके से अरेंज या रीअरेंज करना है या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना है या सीरीज़ के ऑर्डर में रखना है, वो किया जा सकता है। एंड साइनिंग के जो आखिरी के साइनिंग के कुछ प्रोसीजर्स बच गए हैं वो किया जा सकता है। एंड द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन्ड, डिस्कस्ड एंड अग्रीड विद द रिलेवेंट मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट के पहले के अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, जो ऑडिट एविडेंस रह गए हैं, वो इंक्लूड किए जा सकते हैं। ये होगा असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। अब इसका रिटेंशन का पीरियड जो है, जो भी आपने ऑडिट फाइल बना लिया है वो नॉट लेस देन 7 ईयर्स आपके पास रहने चाहिए। उसके बाद आप रखो नहीं रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नॉट लेस देन 7 ईयर्स आप इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी कस्टडी में होनी चाहिए। अब इन सब के बाद 2 टॉपिक्स बच जाते हैं, 3 टॉपिक्स एक्चुअली, एक कंप्लीशन मेमोरेंडम जिसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, या फिर रिवर्सिबल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी को कंप्लीशन मेमोरेंडम भी कहा जा सकता है। दूसरा टॉपिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स, और तीसरा टॉपिक है मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये 3 टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक ये कंप्लीशन मेमोरेंडम या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, राइट। इसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी में क्या क्या आएंगे, ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आपको ऑडिट के दौरान आपको पता चले होंगे, या एंटिटी के बारे में हो, या आपको नए प्रोसीजर्स पता चले हों, एंड उसको एड्रेस कैसे किया गया था, ऑडिटर ने कैसे उसको एड्रेस किया था, क्या उस पर जजमेंट लगाई थी, और उसके वो हेल्प करेगा आपको, वो समरी ऐसे हेल्प करेगा कि
एक रिव्यू जैसा दे देगा, एक आपको इंस्पेक्ट करने के लिए दे सकता है, एक हेल्प कर सकता है। एंड फॉर पर्टिकुलरली लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स आपको एक माइंडसेट क्रिएट करके दे सकता है कि हाँ अगली ऑडिट में मैं ऐसा कर सकता हूँ, बेटर वे में कर सकता हूँ, राइट। एंड ये एक तरीके से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर वो पूरा करता है, एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी एक तरीके से पूरा करता है, हालांकि पूरी तरीके से नहीं, बट हाँ ये करता है, हेल्प करता है ज़रूर। एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेवेंट सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, ये अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। अब ये सिग्निफिकेंस पता कैसे चलता है? बाय ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अब इसमें एक सेंटेंस है, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स इज द एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। यानी कि सिग्निफिकेंट मैटर्स में कितनी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, मतलब कितने पेजेस, कितने, कौन सा फॉर्मेट रहेगा, कहाँ तक करना पड़ेगा, और ये सब डिपेंड करता है प्रोफेशनल जजमेंट पे। अब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट कैसे होगा वो, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट हेल्प कैसे करेगा या फिर क्या उसके फ़ायदे हैं? वो एक हेल्प करेगा कि ऑडिटर्स के कंक्लूजन पहुंचने में। दूसरा ये कि वो हेल्प करेगा क्वालिटी ऑफ द जजमेंट में, आपकी जजमेंट में क्या क्वालिटी है, अरे वाह क्या बात है, तारीफ करने लगेंगे लोग, राइट। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का वापस आप रिव्यू कर सकते हैं, ये अगर आपने ये सिग्निफिकेंट मैटर्स का एक अलग से आपने डॉक्यूमेंट कर लिया तो आपको रिव्यू करने में हेल्प होगा। और आगे के जब सब्सिक्वेंट ऑडिट होंगे, जब आपकी फर्म होगी, आपको सब्सिक्वेंट ऑडिट करेंगे तो ये सिग्निफिकेंट मैटर्स पे आप वापस ध्यान देंगे कि कहाँ पे गलती हो सकती है या नहीं हो सकती है, राइट। एंड इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड, ये एक सिग्निफिकेंट मैटर है, अगर मटेरियल मिसस्टेट होगा तो। रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेटिंग नीड टू रिवाइज द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिचुएशन कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स, और एक सर ने एडिशनल पॉइंट लिखाया था, दैट वाज मैटर्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क which is nothing but inherent limitation of audit, right? And evidence that could lead to conclusion of emphasis on matter paragraph in auditor's report, and evidence that could result in modification of auditor's opinion. याद है ना, pervasive disclaimer, qualified opinion, unqualified opinion वाला, right? And matters arising after the date of auditor's report. अब इसे क्या करना है ये अब हम आगे डिस्कस करने वाले, थोड़ा लेंदी हो गया बट झेल लेना। हाँ, वैसे तो ऑडिटर रिपोर्ट जैसे ही साइन हो जाती है उस डेट के बाद जो भी इवेंट्स हैं वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनेंगी, जनरली स्पीकिंग, राइट। बट इन एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, कुछ केसेस हो सकते हैं जहाँ पे ऑडिटर को वापस कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ जाएं, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने पड़ जाएं, तो वो सर्कमस्टेंसेस में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। वो सारे जो भी मैटर्स होंगे उनको करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसमें 3 पॉइंट हैं। पहला ये कि द सर्कमस्टांसिस एनकाउंटर्ड, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसिस थे कि ये एक्सेप्शनल आइटम को भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाना पड़ गया। दूसरा, न्यू एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन आए वो भी आपको देना पड़ेगा। और इससे ऑडिटर रिपोर्ट में क्या चेंजेस लाने पड़ रहे हैं इसको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। सो दैट्स इट, ये था ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आई होप सो कि आप इससे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। दिस वॉज माई ट्राई, राइट। थैंक यू।